हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रकुपित वात के लक्षण की। सभी लोग ऐड हो चुके हैं? मैं स्टार्ट करती हूँ प्रकुपित वात के लक्षण की। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। अब इसको संस्कृत में ये पहला जो पॉइंट है इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो आगे लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस डिजीज, आपको इतना पता होना चाहिए। ये तो सभी दोष के लिए होता है। जिस भी दोष का प्रकोप होगा उससे क्या होगा, कई सारी डिजीज उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि रोग उत्पन्न ही या तो प्रकोप के कारण होते हैं या क्षय के कारण होते हैं। तो ये तो सिंपल सी लाइन है। अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट में लिखा है बल वर्ण सुख आयुषा उपघाताय। क्या क्या होगा अगर वात का प्रकोप हो रखा है। अब एक एक पॉइंट पे अपन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बल, बल की क्या होती है, वात प्रकोप। जो भी वातज प्रकृति का व्यक्ति है या जिसके अंदर वात का प्रकोप है उसके अंदर बल की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। वर्ण, जो उसका प्राकृतिक, जैसे कि अचानक से किसी के अंदर वात का प्रकोप हुआ तो उसका जो स्किन का कलर है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, कृष्ण वर्ण का होता जाएगा। ठीक है, और सुख आयु। अब सुख आयु, सिंपल सी बात, कोई भी, जैसे कि नानात्मज की ही बात करूं, वात के नानात्मज सबसे ज्यादा है। वात का प्रकोप होगा, वातज वाली डिजीज ज्यादा होती हैं। वातज जो रोग होते हैं वो दूसरे की अपेक्षा कृक्ष साध्य होते हैं। तो आयु में सुख आयु, जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ था, उसके अंदर वात का प्रकोप नहीं हुआ था, वो अपनी आयु एकदम मजे से जी रहा था, एकदम खुश था, तो उसकी सुख आयु में भंग किसने डाला, वात प्रकोप ने उपघात किया। उसकी आयु की कमी, ऐसे नहीं देख सकते सुख आयु मतलब जल्दी मर जाएगा, ये मतलब नहीं निकालना है। सुख आयु मतलब जो वो स्वस्थ था उसके स्वास्थ्य की कमी होगी, वो रोगी होगा, और रोगी होगा तो वो परेशान रहेगा। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए गरिमा। फिर आगे अपन बात करते हैं मनोव्याहर्षयति। अब पहले ही बोल चुकी मैं कि रजगुण डोमिनेंट रहता है मन के अंदर। अगर बात का प्रकोप हुआ है तो मनोव्याहर्षयति, कैसा रहेगा वो व्यक्ति, अपन बात कर चुके हैं निदान में, बिल्कुल अति शोक, टेंशन में रहेगा, दुखी रहेगा, टेंशन में है, मन दुखी रहेगा हमेशा। अब मन दुखी रहने का कारण भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा कि वात का प्रकोप होते ही क्या है, रजगुण की वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण वो दुखी रहेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, कई बार ऐसे एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे नहीं अभी के लिए नहीं, पीजी में ऐसे ही पूछा हुआ है, सर्वेन्द्रियाणि उपहंति। तो ये किसके लिए आता है, सर्वेन्द्रियाणि उपहंति, सभी इंद्रियों को उनके काम में लगाने वाली वायु होगी। क्योंकि चेष्टा जो कर्म होता है, चेष्टा कोई भी कार्य में अपन प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो किसके कारण करते हैं, वात गुण के कारण करते हैं। लेकिन वो वात गुण कब, जब वो अपनी साम्या अवस्था में है तब। अब यहाँ पर वात का प्रकोप है तो वो क्या करेगा, सभी इंद्रियों का हनन, सेंसेशन में कमी होगी, उसको कानों से कम सुनाई देगा, आवाज उसकी अजीब हो जाएगी, तो उसकी इंद्रियां क्या है, विकृत होने लगेगी। उनकी इंद्रियों के जो कार्य थे, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, जिव्या से अपन बात कर सकते हैं टेस्ट का, ये सारे कार्यों में क्या है, उसकी विकृति होती जाएगी, कमी होती जाएगी। फिर करते हैं विनिहंति गर्भान, इसकी बात आप सभी ने सुना होगा कि गर्भ का निष्क्रमण कौन सी वायु करती है, कोई बता सकता है मुझे, अपान वायु, अपान वायु गर्भ का निष्क्रमण, गर्भ को निकालने का काम करती है। अब अगर वो अपान वायु प्रकुपित हो चुकी है, विनिहंति गर्भान, तो अपान वायु कुछ भी कर सकती है, गर्भ को मार भी सकती है, नष्ट भी कर सकती है, गर्भ को सुखा भी सकती है, वायु कुछ भी कर सकती है। मान लो ज्यादा प्रकोपित है, गर्भ को नष्ट कर दिया, थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकोपित है, उसके अंदर विकृति कर दिया। विकृति कैसी कर सकती है, हाथ, कोई भी जो भी बेबी हो रहा है उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कोई वो बोल नहीं पा रहा है, वो सुनता नहीं है, बहरा है, कुछ भी हो सकता है। वो सारा काम कौन करेगा, वो काम करेगी वायु। तो फिफ्थ पॉइंट था विनिहंति गर्भान, गर्भ को नष्ट करना, इंट्रा यूटेराइन डेथ वायु की वजह से। फिर बात करते हैं विकृतिम आपादयंती, किसमें, गर्भ की। जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ है वो एक साथ ही है, गर्भ में विकृति उत्पन्न कर सकती है, डिफॉर्मिटी जी। वो बहरा हो सकता है, वो लूला हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, वो बेबी, उसके साथ कुछ भी, क्रोमोजोमल भी कुछ भी हो सकता है, वो सारा काम कौन करवाएगी, वायु करवाएगी। कालम अवधार्यति। अब आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, अगर चरक पढ़ी होगी आप लोगों ने तो सुना होगा, वरना नहीं, आप सुन लीजिए। उप
उपविष्टक और नागोदर तो नाम होते हैं। अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, किसी को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कालम अवधारित, मैं सिंपल सी बात करती हूँ। नॉर्मली टाइम पीरियड क्या होता है गर्भ के निकलने का? 9 मास बताया आचार्यों ने। चरक की बात करते हैं अपन, चरक के 9वें और 10वें मास में गर्भ का निष्क्रमण, गर्भ बाहर आ जाता है, ये बात की है। लेकिन अगर मान लो वात का प्रकोप है तो जो फीमेल है उसकी डिलीवरी 9वें मास में भी नहीं हुई, 10वें में भी नहीं हुई, 11 12वें में पहुंच गई, वो कौन कर सकता है? वो वायु कर सकती है। यानी कि लेट भी वायु करेगी, जल्दी भी वायु करेगी। 7 मंथ 6 मंथ मिस गैरेज हो गया, ये सारा काम कौन करेगा? वायु ही करेगी। तो गर्भ को सुखाकर दीर्घ काल धारण, इंट्रा IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बहुत कॉमन टर्म है, सब सुनते हैं, ग्रोथ रिटार्ड। इसका मॉडर्न से कोरिलेट किया है ग्रोथ रिटार्ड का, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद मीनिंग इसका क्या निकलेगा कि जो डिलीवरी थी वो 9वें 10वें माह में होनी चाहिए थी, वो वहां नहीं हुई, बहुत लंबे टाइम तक खिंच गई, क्योंकि वायु ने क्या किया? 9वें मास में गर्भ की डिलीवरी के लिए बात क्यों कब बोली गई है कि गर्भ जो है वो उस टाइम तक पूर्ण बनकर तैयार हो जाता है, वो अब अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन वायु प्रकोपित हुई, उसने जो फीटस की जो 9 मंथ तक जो भी प्रोसेस थे कि ये इस टाइम पर इसका ये अंग बन जाएगा, इस टाइम पर इसका ये हो जाएगा, वो काम नहीं होने दिया। उस काम में वायु ने क्या किया? डिले किया। डिले करते ही क्या है? ग्रोथ रिटार्डेशन। तो वो लंबे टाइम तक खिंच जाएगा। फिर भय शोक मोह आदि, इन सब का क्या होगा? भय शोक मोह प्रलाप व प्राण नष्ट, ये भी क्या है? अगर वात प्रकृति वाला है डरेगा ज्यादा, यानी कि वात का प्रकोप है, हर छोटी छोटी बात से डरेगा, टेंशन में बहुत ज्यादा रहेगा, मोह प्रलाप सारे टाइम ऐसे रोने वाला, हर किसी को अपने दुख सुनाने वाला, ऐसा होगा। तो 8वां पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड थर्ड फोर्थ इन पर आपको थोड़ा जोर देना है। ये कैसे है? अगर वात का प्रकोप होगा तो गर्भ में सभी प्रकार की विकृति आप लिख के आ सकते हो। संस्कृत के पॉइंट याद करना जरूरी नहीं है, किसी को अच्छा लगता हो तो वो कर सकता है। तो गर्भ को वो नष्ट भी कर सकता है, उसमें विकृति भी कर सकता है, उसको लंबे टाइम तक जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का उसको खींच भी सकता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं अपन गर्भपात वृद्धि के लक्षण। बॉडी पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? वात वृद्धि। अब ये कोटेशन है, थोड़े पीजी में भी छोटी छोटी ये चीजें पूछी जाती हैं, थोड़े काम आते हैं, तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, बाकी हिंदी तो पढ़नी पढ़नी है। तो वात वृद्धौ, वाक पारुष्यम, वायु सॉरी बोलने की प्रवृत्ति कौन सी वायु कराती है? उदान वायु। ठीक है, वात वृद्धि। अब वात वृद्धि की अपन बात करते हैं तो अपन किसी एक वायु की वृद्धि की बात थोड़ी करते हैं, वात वृद्धि बोल रहे हैं, यानी कि पांचों की पांचों जो भी वायु हैं, प्राण उदान समान व्यान अपान, इन सभी में कहीं ना कोई विकृति अपने कर्म में करेगी। तो उदान वायु क्या करती है? वाक पारुष्यम, बोलने में कर्कशता, आवाज उसकी कैसी है? कठोर होती जाती है। फीमेल की जो वॉइस है वो फीमेल जैसी ना रह के मेल जैसी सुनाई देने लगती है कोई भी ऐसे, तो वो आवाज कैसी हो जाती है? कर्कश होती है। वो किसकी वजह से होती है? उदान वायु प्रकोप के कारण। कार्श्यम, वात का गुण होता है कृष्णता उत्पन्न करना, सॉरी कृष्णता, कृष्णता उत्पन्न करना। जहां भी वात प्रकोप होगा उसके अंदर फैट का क्या है? फैट बर्न प्रोसीजर ज्यादा होते रहेंगे, उस वो क्रश होता जाएगा, एकदम दुबला पतला रहेगा। तो ये कृष्णता भी किसकी वजह से आएगी? वायु की वजह से। कार्श्यम, शरीर में कालापन, कल भी बात बताई थी मैंने कि जो अरुण वर्ण, श्याव वर्ण और कृष्ण वर्ण, ये किसकी वजह से आते हैं? वायु की वजह से आते हैं। जहां भी वात का प्रकोप होगा तो अपने आप स्किन का कलर कैसा होने लगेगा? डल होता जाएगा, ब्लैकिश की तरफ होते जाएंगे, तो शरीर कैसा हो जाएगा? काला होगा। फिर आता है गात्र स्फुरणम। गात्र स्फुरणम, हमेशा फड़कन, हाथ पैरों में फड़कन होगी। अब कैसे? क्यों? क्योंकि वायु में गुण कौन सा है? चल गुण। वो अपने चल गुण से जिस भी स्थान में गई, जिस भी हाथ में गई, जिस भी पैर में, जिस भी उंगली में जाके वहां अवस्थित हो गई, तो अपने आप क्या है? वो हाथ फड़कते रहते हैं, ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, हाथ पैरों में फड़कन होती है। तो अंगों में फड़कन किसकी वजह से होगी? वात वृद्धि की वजह से। उष्ण कामिता, उष्ण कामिता बहुत इजीली समझ में आता है क्योंकि वात की वृद्धि है। नो डाउट वात का गुण कौन सा? शीत, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपन को जो भी डिजीज होती है उससे उल्टा खाने का मन करता है, तो बात उसके अंदर बढ़ी हुई है, ऑलरेडी शीत गुण प्रधान है उसके अंदर,
तो वो बाहर से जो आहार विहार करना चाहेगा वो कैसा चाहेगा कि मैं तो गरम गरम पानी पी लूं, गरम गरम चाय दूध पी लूं, तो उसकी इच्छा कैसी होगी? उष्ण कामिता, उष्ण आहार विहार की उसको इच्छा होगी कि मैं बाहर धूप में ही बैठा रहूं, एसी में ना जाऊं, ऐसा होगा उसको। निद्रा नाशो, निद्रा नाशो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही बेसिक सा फीचर है इसका वात प्रकोप का, क्योंकि रुक्ष गुण के कारण क्या होता है? निद्रा की हानि होती है। निद्रा हमेशा स्निग्ध गुण की वजह से आती है या फिर कफ वाले व्यक्ति को ज्यादा आती है। जो वातज वाला होगा, जिसके अंदर रुक्ष गुण प्रधान होगा, उसको निद्रा नहीं आएगी, तो उसकी नींद की भी कमी होगी। बहुत लोगों ने देखा होगा रात में नींद नहीं आती है, तो उसको आसानी से समझ जाना चाहिए कि मेरे अंदर वात का प्रकोप हो रखा है। बहुत लोग होते हैं इंसोम्निया वाले कि हमें रात को नींद नहीं आती है, तो फिर उनको दवाइयां भी उसी हिसाब से दी जाती है कि जो स्निग्ध होंगी, जो बलकारक होंगी, उसको द्राक्षावलय दे दिया, उसको रात को बोलेंगे कि दूध पी के सोया करो। जो भैंस का दूध है वो कैसा होगा? स्निग्ध ज्यादा होगा, तो उसको निद्रा आएगी। फिर बात करते हैं बल की अल्पता, बल अल्प बलत्वम, बल की अल्पता भी देखने को मिलेगी वात के प्रधानता के कारण, वात की वृद्धि के कारण। फिर आता है गाढ़ वर्चस्वम। अब गाढ़ वर्चस्वम को जो यहाँ पर लिखा हुआ है विष्ठा में गाढ़ापन, इसको आप इजीली समझ लो, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से होगा? वात की वजह से। जब भी बात करते हैं विबंध, विबंध हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसकी वजह से होता है? वात की वजह से होता है। वात, क्योंकि काम कौन कराने वाला था? मान लो क्या क्या है, जो मल मूत्र का निस्सरण, इनको निकालने वाली कौन सी वायु है? अपान वायु है। ये प्रकुपित हो रखी है, तो प्रकुपित वायु सबको आसानी से समझ आना चाहिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। एक बात बताइए, प्रकुपित वायु अपने स्थान में रहेगी क्या? कि वायु का गुण है चलना फिरना, वो एक जगह रुक ही नहीं सकती। उसका प्रकोप हो गया, प्रकोप होते ही वो क्या करेगी? तिर्यक गमन करेगी। अब अपान वायु का काम है मलमूत्र को निकालना, अपान वायु को मान लेते हैं प्रकोप हो गया। प्रकोप होते ही अपान वायु किधर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। अब उनको कौन निकालेगा? कोई निकालने वाला नहीं है मलमूत्र को। या फिर मान लो अपान वायु ऊर्ध्वगमन नहीं किया, वही है। अब वायु अपने रुक्ष गुण के कारण क्या करेगी? जैसे पानी है, ठीक है, कहीं पानी फैला हुआ है, अपन ने फैन चलाया तो पानी सूखने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही जो मल का जो लिक्विड पार्ट है, अगर वायु का प्रकोपित हो रखी है वायु, और जो भी अपना फीकस मटेरियल है उसमें जो भी स्नेहांश, जो भी लिक्विड मटेरियल है, वो वायु के प्रकोप के कारण क्या होगा? एक टाइम बाद सूखने लगेगा। जैसे ही सूखने लगेगा तो मल कैसा होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा तो वो आसानी से बाहर नहीं निकलने लगेगा। तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन की? कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। तो ये समझ आना चाहिए आपको कि विष्ठा में गाढ़ापन क्यों हुआ, वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी कि अपान वायु प्रकोपित है, वायु अपने रुक्ष गुण के कारण कोई भी जो जलीय अंश है उसको सुखाएगी, और सुखाते ही उसमें क्या होगा? गाढ़ापन आएगा। फिर अपन एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, वातशय। जिससे अपना जो वात वाला टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। कल पित्त और कफ की बात करेंगे अपन। वातशय के लक्षण, वातशय, अब कमी हो गई। अब जो वात के सामान्य काम थे, सामान्य कर्म थे, अब वात की कमी हुई है तो कर्म में भी क्या होगी? कमी होगी। कि वायु ये काम करवाती थी, वात का काम शरीर के अंदर ये था, अब वायु की कमी है तो उस काम को कराने वाला कोई नहीं है, तो उन कामों में भी क्या होती जाएगी? हानि होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो देखो बहुत इजी है कि वातशये मंद चेष्टता, अल्प वाक्त्वम, प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। अब इसमें आपको याद रखना है पीजी में, अगर आपको ऐसे हो कि हमें आप ऐसे पीजी के, तो जो भी है वो मैं बीच में बताती जाऊंगी, बाकी ऐसे किसी को लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है मूढ़ संज्ञता, ये कई बार पूछा गया है कि मूढ़ संज्ञता किसकी वजह से है? आपके वजह से। ये जो सुश्रुत संहिता है वहां से क्वेश्चन होता है, अभी इतना सही लिख लीजिए। मूढ़ संज्ञता जो है वो वातशय के कारण होता है। फिर उसकी बात करते हैं अपन कि वातशय मंद चेष्टता। मैंने अभी भी बोला थोड़ी देर पहले ही कि सारी चेष्टाएं, सारी इंद्रियों के थ्रू जो भी चेष्टाएं होती हैं, या हाथ पैरों की जो भी एक्टिविटी है, कोई भी व्यक्ति है वो एक जगह खड़ा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको ले जाने वाली कौन होगी? वायु। उसको चलाने वाली, क्योंकि हाथ पैरों का गमन भी कौन कराता है? वायु कराती है। शरीर में कोई चीज एक जगह है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे दोष को ले जाने वाली पित्तम पंगु कफम पंगु वायु ही होगी। लेकिन वायु की कमी है तो चेष्टा में भी क्या होती जाएगी? सॉरी। फिर बात करते हैं
कि अभी बात हुई थी कि जो उदान वायु है वो क्या कराती है, वाक प्रवृत्ति का काम कराती है, बोलने का काम कराती है। मैं अभी बोल पा रही हूँ, क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि उदान वायु ठीक है मेरी। अगर उदान वायु की कमी हो जाए तो मेरी वाक शक्ति बोलने में जो वाक शक्ति है, जितना मैं बोल सकती हूँ उतना नहीं बोल सकती। जैसे 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रही हूँ, नहीं बोल सकती अगर उदान वायु की कमी हो गई। तो वाक थोड़ा सा ही बोलने पे ही क्या है, थकावट फील होने लगेगी, बोला नहीं जाएगा, गले में दर्द होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वाक शक्ति का दुर्बल होना, या फिर मैं बोलूंगी तो आपको सुनाई ही नहीं देगा, आवाज मेरी कट कट के आएगी, बहुत स्लो बोलूंगी, तो ये सारे काम उदान वायु की वजह से होते हैं। अब एक चीज बताती हूँ, आपने 2 टर्म सुनी होंगी, एक होता है स्वर क्षय और एक होता है स्वर भेद। 2 टर्म होती है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्वर क्षय क्या है, स्वर भेद क्या है। मैं बात करती हूँ स्वर क्षय। मैं जिस जो मेरी इंटेंसिटी है बोलने की, आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, मैं जो भी बोल रही हूँ, जितना जोर से बोल रही हूँ उतना एज इट इज आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मतलब एकदम ठीक है। स्वर क्षय, मैं इतना स्लो बोलने लग जाऊं कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे ही ना, मतलब मैंने आवाज अपनी स्लो कर ली, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ, सुनाई ही नहीं दे रहा, मेरे बगल वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा, वो हो गया स्वर क्षय। और स्वर भेद, रुक रुक के एक शब्द बोला, फिर थोड़ी सी देर गैप लेके, जैसे कि अभी बोल के बताऊं, हर्ष का अभाव, भेद, टूटी फूटी आवाज सुनाई देना, आधा सुनाई दे रहा है आधा नहीं दे रहा, वो क्या होता है, स्वर भेद। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, स्वर क्षय क्या होता है, स्वर भेद। होते किस वजह से, वायु की वजह से ही होते हैं। तो अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो भेद में और क्षय में, तो वो मेरे से बाद में पूछ सकता है। वाक शक्ति का दुर्बल होना, हर्ष का अभाव होना, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, हर्ष का अभाव क्यों, क्योंकि रजगुण उसके अंदर बड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं संज्ञा का नाश होना। तो जो भी है आप इसके एक बार जो ये साइड में लिखी हुई है जो इंग्लिश टर्म में, ये भी देखते चले। लॉस ऑफ सेंसेशन, संज्ञा का नाश, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसकी इंद्रियां वर्क कर रही हैं वो प्रॉपर नहीं करेंगी, तो उसको कोई भी बगल में बोल रहा है, बात क्षय हो रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, कोई भी बगल में बोल रहा है, 2-3 बार बोला तब जाके एक बार सुनेगा, क्यों, क्योंकि बात का क्षय है, उसकी इंद्रियां प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। तो ये है वात क्षय के लक्षण। फिर पित्त वाले स्टार्ट होंगे, जो कि फिर बीच में छूट जाएंगे, इसलिए अपन पित्त की कल बात करते हैं। अभी आज की क्लास में किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हुआ हो, वो अभी पूछ सकते हैं मेरे से, अभी नहीं पूछना हो बाद में एक बार पढ़ के कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, एनी टाइम ग्रुप में कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं जब भी फ्री होंगी मैं सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूंगी। ये अपनी पहली क्लास थी, बाकी अपन इस टाइम पे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बॉस, काफ़ी अच्छी क्लास थी पहली क्लास। थैंक यू बस। और जो बच्चे क्लास में हैं वो अपने क्लासमेटों को साथ से बता सकते हो कि भाई क्लास ऐसे स्टार्ट है, अच्छी क्लास से हैं। और लिंक और ना कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पता लग जाता है, तो ये बात ध्यान रखना ना, लिंक की कोई किसी के साथ शेयर मत करना ना, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू बॉस, आज की क्लास के लिए, पहली क्लास थी, काफ़ी अच्छी क्लास ओके थी। बस, थैंक यू। ओके। ओके बस।